हाँ जी साहब, नमस्कार। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है अपने इस प्यारे से ऑनलाइन यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम विद्याकुल पर। मैं प्रणव मिश्रा, आपका बायोलॉजी टीचर, एक बार फिर से कनेक्ट कर रहा हूँ बेटा इस प्यारे से सेशन में। आज दिन में आप लोगों ने दिया है अपने मंथली एग्जाम को, और कल इसके लिए हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सेशन कर लिया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे। आज पेपर आप लोग देकर के आए हैं और देखे होंगे कि पेपर आपके कहाँ से पूछा गया। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कल हम लोगों ने जो किया था अपने ऑब्जेक्टिव्स वहीं से जिट्टो उठ करके आए हैं। मैं बार बार एक बात कहता आ रहा हूँ कि साल भर आप इस चैनल के साथ हमारे साथ बने रहिए। इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हों, जहाँ कहीं भी विद्याकुल परिवार पूरी तरीके से आपके साथ लगा हुआ है। पूरे क्वेश्चंस यहीं पर प्रैक्टिस करा दिए जाएंगे, और जब भी कोई भी एग्जाम आप अपने बिहार बोर्ड से रिलेटेड देने जाएंगे तो आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ना। तो आइए बिना किसी देरी किए हुए एक बार आप लोग पेपर पेन लेकर के बैठ जाइए, और पेपर पेन लेने के बाद है ना जरा इन आंसर्स को साथ साथ मिलाते चलिएगा जो हम लोगों ने आज आप लोग करके आए होंगे। पहला क्वेश्चन एकदम पिद्दू भर का क्वेश्चन, रटा रटाया क्वेश्चन। बार बार कभी भी 5वें चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो मेंडल चाचा के बिना काम पूरा नहीं होगा। पूछ रहे थे द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द लॉज ऑफ हेरिडिटी या लॉज ऑफ इनहेरिटेंस की बात होगी। ग्रेगर जॉन मेंडल, इनको हम लोग भूल ही नहीं सकते। अगर तुमसे पूछेगा क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, पहली लाइन जब हमने पढ़ाया था तो क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को दिया था सटन एंड वावेरी ने, है ना। ये बात आप याद रखेंगे। अच्छा, हीमोफीलिया क्या है ना। देखो, हीमोफीलिया को अगर नॉर्मली सिर्फ हीमोफीलिया दे रखा है तो आप यहाँ पर मेंडेलियन डिसऑर्डर करेक्ट कर सकते हैं। बट अगर कभी तुमसे पूछता हीमोफीलिया, है ना, अगर कभी तुमसे पूछ लेता हीमोफीलिया ए या हीमोफीलिया बी, ये क्या होता है, तो एक्चुअली ये एक्स लिंक्ड वो भी रेसेसिव डिसऑर्डर है। एक्स लिंक्ड वो भी रेसेसिव डिसऑर्डर है, तो इसका मतलब ये क्रोमोजोमल डिसऑर्डर भी हो सकता है। ठीक है ना। तो अब आपके एग्जामिनर क्या इसको सही मान रहे हैं, हो सकता है ये दोनों भी सही हो जाए, क्योंकि ये क्रोमोजोमल डिसऑर्डर भी होता है, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। लेकिन फिलहाल सिर्फ हीमोफीलिया दिया है तो हम मेंडेलियन डिसऑर्डर मान सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपके और आपके आंसर पर छोड़ता हूँ कि आपका बोर्ड क्या मानता है, लेकिन हमने आंसर एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या हो सकता है। ठीक है ना। चलिए आगे, डीएनए का रिपेयर, मैंने पॉलीमरेज से रिलेटेड एक टेबल आपको दे रखी थी, याद रखिएगा, है ना। अच्छा, रिपेयरिंग का काम जो होता है, रिपेयरिंग का अकेले काम जो होता है वो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करेगा। अब ध्यान समझना, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करेगा, है ना, लेकिन उसको जोड़ने का काम करता है लाइगेज। अब फिर से वही बात होगी कि पॉलीमरेज फर्स्ट को हम मोर करेक्ट मानेंगे, बट लाइगेज उनको बीच बीच में जोड़ने का भी काम करता है, तब जाकर के पूरी रिपेयरिंग पूरी होती है। रिपेयरिंग मतलब जो गलत चीज़ें हैं उनको हटा देना और बाकी को जोड़ देना। तो इस हिसाब से यहाँ पर तो दोनों ऑप्शन करेक्ट बनेगा ना, कि लाइगेज की भी जरूरत पड़ेगी और पॉलीमरेज फर्स्ट की जरूरत पड़ेगी। आंसर सिर्फ पॉलीमरेज फर्स्ट को ही माना जा सकता है, पॉलीमरेज फर्स्ट भी ऑप्शन में सही दिया जा सकता है, या ए और सी दोनों दिया जा सकता है। तो मैं बोर्ड पर छोड़ रहा हूँ, लेकिन फिलहाल मोर करेक्ट पॉलीमरेज फर्स्ट हो जाएगा। सेंट्रल डोगमा, बिना किसी कंफ्यूजन के हम जानते हैं डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनती है। एकदम रटा रटाया क्वेश्चन है। पहला है रेप्लिकेशन, फिर सॉरी, जब डीएनए से डीएनए बन जाए तो उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। क्या कहीं पर दिख रहा है? बोलिए हाँ सर दिख रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डीएनए से आरएनए फिर आरएनए से प्रोटीन बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है छठे नंबर पे। क्या कह रहा है? ओकाजाकी जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, है ना, ये क्या होते हैं? ये लीडिंग के स्ट्रैंड पे नहीं, ये लैगिंग स्ट्रैंड्स पर पाए जाते हैं बेटा। और लैगिंग स्ट्रैंड्स ऑप्शन में है, हाँ, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो लैगिंग स्ट्रैंड्स बनते हैं, उस पर ऐसे छोटे छोटे नए जीएनए जो बन रहे हैं वो खंड खंड में बनते हैं, उनको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है। अगर लाइकोपेरॉन में तो बोलिए सर प्रमोटर तो होता है, रेगुलेटर भी होता है, कंस्ट्रक्टिव भी होता है, प्राइमर वहां पर नहीं पाया जाता, तो सही ऑप्शन हो जाएगा प्राइमर। ये लाइकोपेरॉन का पार्ट नहीं होता है। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? तो हम जानते हैं न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो 3 पार्ट से मिलकर के बना होता है। एक तो होता है आपका नाइट्रोजनस बेस, है ना, नाइट्रोजनस बेस। फिर अपने पास होता है शुगर, जो पेंटोज शुगर होती है, और फॉस्फेट। अगर इसी को माइनस कर दो तो ये दोनों जो बचते हैं इनको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, इनको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो क्या ऑप्शन में कहीं दिख रहा है नाइट्रोजनस बेस और शुगर? बोलिए हाँ सर, नाइट्रोजनस बेस और शुगर जिसमें फॉस्फेट ना हो, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट मान लिया जाएगा। क्लियर है? सब कुछ क्लास में पढ़े हो, कुछ भी यहाँ पर नया नहीं है, सब कुछ आप लोगों ने पढ़ रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है?
आरएनए है ना, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रिड्यूसिंग नहीं भैया, एन टर्मिनल, सी टर्मिनल, पैरेलल, एंटी पैरेलल, ये सब डीएनए में होता है। उसको सिर्फ 3 से 5, 5 से 3 याद कर लो, बस बात खत्म। एयूजी को याद कर करके एकदम क्लास में पढ़ पढ़ के पगला गए होगे। इनिशिएशन कोडॉन हमेशा एयूजी होगा। अगर यहाँ जीयूजी होता तब भी हम इसको सही मान लेते, है ना, तब भी सही मान लेते। ऐसा एंजाइम जो कि ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होता है, वो हमें डीएनए से क्या लेना देना। डिट्टो क्वेश्चन कल क्लास में किया हो तुमने, सेम क्वेश्चन हमने किया था, है ना, कल के ऑब्जेक्टिव सेशन में। आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत पड़ेगी ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए, वहां पर डीएनए पॉलीमरेज की जरूरत क्यों है। अच्छा बता रहा है व्हिच वन इज मेनली ट्रांसक्राइब। ट्रांसक्रिप्शन होता किसके है, क्या आरएनए सीक्वेंस का होता है, क्या मिडिल सीक्वेंस का होता है, हाईली रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस का होता है। बोलिए नहीं, हम डबल जो आपके डीएनए होते हैं डबल स्ट्रैंडेड, उस डबल स्ट्रैंडेड में से किसी एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को पकड़ते हैं और उसी सिंगल स्ट्रैंड डीएनए से जो होता है वो आरएनए बन करके तैयार हो जाता है। तो क्या सिंगल कॉपी ऑफ डीएनए सीक्वेंस ऑप्शन में दे रखा है। बोलिए हाँ सर दे रखा है, सही ऑप्शन हो जाएगा 12वां का डी, ठीक है ना, करेक्ट है। बोलिए ठीक है सर। आगे 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमको बताना है इसमें से ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस एट अ पॉइंट द प्रोसेस कम्स टू स्टॉप। अच्छा, स्टॉप कोडाउन की बात कर रहा है। उआ, उगा और उआग, बस यही पकड़ना है क्या। बोले है सर, ये ना सी ऑप्शन को हम बी ऑप्शन को कर देते हैं सही, ठीक है ना। यूएजी, यूजीए और यूएए, यही तीनों को याद रखना है। डीएनए मल्टीप्लिकेशन मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन। अब इतना पिद्दू सा क्वेश्चन यार नहीं कर पाओगे, सीधा सा है ना। अच्छा, डीएनए की कुंडलिनी में एक चक्र होता है, यानी कि 1 टर्न ऑफ द हेलिक्स। एक बार जब पूरा डीएनए एक हेलिक्स जो होता है, जब वो डीएनए का एक हेलिक्स पूरा टर्न लेता है, तो इसको मैंने बता रखा था 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉम, है ना। ऑप्शन तुम्हारा मैच नहीं कर रहा होगा, है ना। 34 नैनोमीटर की जगह अगर ये 34 एंगस्ट्रॉम कर देता तो ये सही मान लेते। हेलिक्स का एक टर्न तो इतने मिलेगा, है ना। बहुत बच्चे 20 एंगस्ट्रॉम मार के आए हो भाई, है ना। वो डायमीटर नहीं पूछा है ना, वो डीएनए का डायमीटर नहीं पूछा। ये जो डायमीटर होता है अगर इसको बीच से कट करें तो ये होता है 20 एंगस्ट्रॉम, है ना। ये नहीं पूछ रखा है उसने एक टर्न कितने पे लेगा। तो एनसीईआरटी कहती है 3.4 नैनोमीटर या 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉम होता है। ऑप्शन में अगर यहाँ पर अब देखो क्या मानते हैं, फिलहाल वो गलत ही दे रखे हैं। डाउन सिंड्रोम क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता है, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर होता है डाउन सिंड्रोम, है ना। जीन्स कहाँ पर होते हैं, हमेशा क्रोमोजोमल पैकेजिंग में बता दिया है। द पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ क्रोमोजोम विच हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस एनी पॉलीपेप्टाइड चेन, किसी भी प्रोटीन का फॉर्मेशन, किसी प्रोटीन को बनाने के लिए इंफॉर्मेशन जिसके पास होती है, कोडेड इंफॉर्मेशन होती है, क्रोमोजोम के उस पार्ट को जीन कहते हैं। तो ये किसका पार्ट है, क्रोमोजोम का पार्ट है। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, मेंडल, है ना, मेंडल पे क्वेश्चन आ गया। इन द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट द पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, अगर वो आ रहे हैं कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं किसी भी जीन के, है ना, तो वो क्या रहते हैं एलील्स। आगे नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज ड्यू टू, है ना। अब देखो म्यूटेशन में भी हम जानते हैं ना नंबर बढ़ सकता है, एडिशन या डिलीशन दोनों करवा सकते हो नंबर बढ़ेगा, है ना। अगर जेनेटिक रिपीट्स हो गए तो रिपीट्स होने पर नंबर बढ़ सकता है, नॉन डिसजंक्शन में भी बढ़ सकता है और घट सकता है। तो इस हिसाब से सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, सभी में क्रोमोजोम के नंबर में घटोत्तरी और बढ़ोतरी हो सकती है। ये क्वेश्चन भी बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है ना। नाउ दो अब क्या कह रहा है, द प्लांट चूजन बाय द मेंडल, है ना। अब ये क्वेश्चन अगर नहीं किए तो बेकार ही है यार, वहाँ एप्पल मैंगो पोटैटो का क्या काम था, है ना, सब लोग जानते हैं। 21 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन इम्पॉर्टेंट एविडेंस टू फेवर द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। हाँ, ये था होमोलॉगस और वेस्टिजियल ऑर्गन से, बहुत सारे ने एनालॉगस बनाया, नहीं वेस्टिजियल से ज़्यादा यहाँ हमें मिला था, है ना। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की बात किया, इस वजह से ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स का ज़्यादा इस्तेमाल किए थे। कहाँ से आया था फॉसिल्स एविडेंस, है ना, तो वो तो अफ्रीका से आया था, एनसीईआरटी की सीधी लाइन है। नेचुरल सिलेक्शन की यूनिट जो होती है वो इंडिविजुअल होती है, जबकि अगर एवोल्यूशन की बात करता तो एवोल्यूशन जो होता है वो हम किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में पढ़ते हैं। ये भी अभी चैप्टर चल रहा है, क्लास में पढ़ा रहा हूँ, आपने देखा होगा कि अगर नेचुरल सिलेक्शन की बात करते थे तो किसी इंडिविजुअल पर पता लगाया जा सकता है, लेकिन अगर एवोल्यूशन की बात करें तो वो किसी पॉपुलेशन में।
एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म, एवोल्यूशन की हिस्ट्री कभी भी जुड़ेगी तो वो फाइलोजेनी से ही जुड़ेगी। ऑन्टोजेनी रिपीट्स इट्स फाइलोजेनी, अभी हम लोग पढ़ेंगे है ना, रिकैपिटुलेशन थ्योरी, वो फाइलोजेनी से ही होता है। फिलॉसफी जूलॉजी कल की क्लास में पढ़े हो, पूछा भी है ना। फिलॉसफी जूलॉजी को लिखने वाले जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क साहब ने ये क्वेश्चन लिखा था। डाउन सिंड्रोम की संख्या देखो 21, अगर क्रोमोजोम की बात करें तो आप देखते हैं एक क्रोमोजोम एक्स्ट्रा आ जाता है, 46 अपने पास होते हैं, बढ़ के हो जाता है 47। अब पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिंथेसाइज डायरेक्टली फ्रॉम द डीएनए। अच्छा, डीएनए से आरएनए तो तुम कोई भी बना लो, लेकिन प्रोटीन डायरेक्टली नहीं बना सकते, क्योंकि सेंट्रल डोगमा कहता है कि पहले हम डीएनए से आरएनए बनाएंगे, फिर आरएनए से प्रोटीन बनाएंगे, है ना। तो ये प्रोटीन कभी डायरेक्टली नहीं बना सकते। ट्रांसपोजोन्स बेटा दोनों में पाए जाते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो चाहे वो यूकैरियोट्स है। एकदम रटाया क्वेश्चन है। लैकोपेरॉन में लैक्टोज क्या होता है, ये इंड्यूसर की तरह काम करता है। अभी देखो इंड्यूसर शब्द यहाँ पर दिया नहीं है ना, तो रिप्रेशर नहीं करेगा, वो कैटालाइजर की तरह काम करता है, इंड्यूस करेगा, है ना। हाँ, प्रेरक की तरह काम कर सकता है, क्योंकि ये रहेगा तभी जाकर बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, क्योंकि अगर ये नहीं है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा। अब बताइए एंटीकोडॉन्स कहाँ पर होते हैं, एकदम रटाया भैया, है ना। ट्रांसलेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रांसलेशन जब शुरुआत होगा तो हर एक कोडॉन के अगेंस्ट उसके एंटीकोडॉन्स आते हैं जो कि टीआरएनए पर मौजूद होते हैं, ठीक है ना। ये तो था आपके ऑब्जेक्टिव्स, कुछ भी यहाँ पर सोचना नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चंस थे। थोड़ा एवोल्यूशन के भी क्वेश्चन डाल दिया था, 5th और 6th बोल करके इसने थोड़ा सा मोह कर दिया तुम लोगों का फिरकी ले लिया, लेकिन अच्छी बात है एवोल्यूशन पढ़ रहे हो ना, और एवोल्यूशन जो अभी क्लास में पढ़ रहे हो वहीं से देखो पेपर आया था। आगे रेट्रोवायरस क्या होते हैं, जिनके जेनेटिक मटेरियल है ना, जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं वो आरएनए होते हैं इसमें पहली चीज, और ये आरएनए से वापस डीएनए बना सकते हैं, है ना। यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है, और साथ ही साथ अगर हम आपसे बताएं तो ये एनिमल पर ज़्यादा प्रभावी होता है ना, एनिमल पर ज़्यादा प्रभावी होते हैं। अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है ज़रा बताइए। हम जानते हैं ट्रांसक्रिप्शन की अगर हम बात करें तो ये जो आपका आरएनए का फॉर्मेशन होता है ना, आरएनए का फॉर्मेशन जो होता है कहाँ से, फ्रॉम सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए सीक्वेंस, है ना। किसी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से अगर जब हम बनाते हैं तो वो कहलाता है आपका क्या, वो कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। पढ़ा है हम लोगों ने। एमआरएनए और टीआरएनए में अंतर आप बहुत अच्छे से दे सकते हैं। एमआरएनए के पास मैसेंजर आरएनए है ना, ये मैसेज कैरी करने का काम करता है। ये न्यूक्लियस से बाहर आएगा, तो न्यूक्लियस से बाहर आने के बाद इसमें प्रोसेसिंग के बाद ये बनता है, जबकि टीआरएनए क्या होता है, ये अमीनो एसिड्स को ला करके ट्रांसलेशन करने में मदद करता है। बाकी एमआरएनए और टीआरएनए के लिए क्लास में पूरा हमने एक कंटेंट दे रखा है, जो पढ़ के गए होगे वो कर लिए होगे, है ना। आगे अब क्या बता रहे हैं, हाँ, डिफाइन ओपेरॉन को मैंने सिंपली बताया था, है ना, ग्रुप ऑफ कोलैबोरेटिव जीन्स, है ना। यहाँ पर कुछ कोलैबोरेटिव जीन्स होते हैं जो कि साथ में काम कर रहे होते हैं ना। जैसे अगर हम बात करें तो आपने यहाँ पर प्रमोटर देखा होगा, आपने ऑपरेटर देखा होगा, है ना, आपने रेगुलेटर देखा होगा, रेगुलेटर जीन देखा होगा, फिर आपने लैक जेड, लैक वाई और लैक ए देखा था। लैकोपेरॉन में हमने समझाया था, है ना, सबका काम पढ़ाया था, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम बनाते थे। बस थोड़ा सा बना करके अगर आप इतना भी बता दोगे, जैसे हम जीन सीक्वेंस बताए थे वहाँ पर, बस काम हो जाएगा ओपेरॉन्स का। फॉसिल्स क्या होते हैं बेटा, सीधी सी बात है, जो डेड होते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब डेड हो जाता है तो कई सालों तक, है ना, मेनी ईयर्स तक वो क्या रहता है, कहीं पर दबे रहते हैं ना। अगर वो प्रिजर्व्ड है किसी फॉर्म में तो वो फॉसिल्स कहलाते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन्स आप जानते हैं क्या होते हैं, है ना, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट तो हैं बट नॉन फंक्शनल है, उनका कोई भी बहुत स्पेसिफिक काम अब नहीं रह गया है। जैसे हमारे विजडम टीथ आते हैं, है ना, अक्ल दांत जिसको बोलते हो, विजडम टीथ जो जवानी के दांत होते हैं सबसे पीछे निकलते हैं वो, और साथ ही साथ हमारे वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, है ना, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स हम लोगों ने पढ़ा होगा। ये हमारे 2 एग्जाम्पल हैं, उसको नाम दे सकते हो आप। अच्छा, रामापिथेकस क्या थे बेटा, वो एक तरीके से 4 लेग्स पर चलने वाले थे, कभी कभी दोनों का इस्तेमाल करते थे, कभी कभी दोनों पैरों का इस्तेमाल करते थे। ज़्यादातर ये ट्री बोरर थे, है ना, प्लांट्स पे रहते थे, और
थोड़ा सा मंकी जैसे अपीयरेंस के साथ थे, है ना, और धीरे धीरे डेवलप हो रहे थे ह्यूमंस में। अभी ये हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे एवोल्यूशन में जब, तो वहाँ पर ह्यूमन एवोल्यूशन में ये नाम आएगा। लेकिन क्वेश्चन देखो एवोल्यूशन से भी आ गया था, तो फिर ये तो समझना। जीन पूल क्या होता है? किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में सम टोटल ऑफ, है ना, सम टोटल ऑफ ऑल जेनेटिक मटेरियल, पूरे जेनेटिक मटेरियल का सम टोटल किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, इन अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन किसी पॉपुलेशन में, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में टोटल जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं वो जीन पूल कहलाते हैं, है ना। अब अगर हम देखें तो हाँ, ये मिलर वाला एक्सपेरिमेंट पूछा था, तो 212 का अनुपात याद रखना, है ना। और ये देखा था कौन सा? माँ, है ना। माँ मतलब क्या होता है? मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। इसको पकड़ा था 212 के अनुपात में। बस यही आपको याद रखना है। पृथक्करण, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यार बिल्कुल आराम से मोनोहाइब्रिड क्रॉस को उठा करके दिखा दो। कैसे दिखाओगे? हम लोगों ने कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराया था, है ना। तो हमें क्या मिला था? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी। अच्छा, ये क्रॉस किसके बीच में होता? टी और टी के बीच। ये किसके बीच से आया था? तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो तुम चाहे तो एक क्रॉस के माध्यम से भी इसको दिखा सकते थे। और हमें लगता है लिखने से ज़्यादा कहीं अच्छा है डायग्राम बना देना, क्रॉस के थ्रू बता देना, ड्राफ्टिंग के थ्रू बता देना। ऐसे में कॉपी भी अच्छी दिखती है और एग्जामिनर को नंबर देना भी आसान हो जाता है। तो ऐसे आप करके समझा सकते थे। ये तो थे शॉर्ट क्वेश्चन, कुछ नहीं था, एकदम पिद्दू भर का क्वेश्चन था यार, है ना। अब लॉन्ग की तरफ बढ़ते हो। लॉन्ग क्या करना है? पहला तो क्वेश्चन तुमसे पूछ लिया था भाई, कोडॉमिनेंस, है ना, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो कोडॉमिनेंस में मैंने बताया था भाई कोट कलर, है ना, कोट कलर ऑफ कैटल्स। और साथ ही साथ हमने बताया था एबीओ ब्लड ग्रुप, जहां पर हम जैसे जानते हैं एबी ब्लड ग्रुप, एबीओ नहीं पूरा याद रखना, एबी याद रखना, आईए और आईबी दोनों ये साथ साथ आ जाते हैं, है ना। ये कोडॉमिनेंस है, जब वो दोनों साथ साथ हो जाए, ना ही पहला प्रभावी हो दूसरे के ऊपर और ना ही दूसरा प्रभावी है पहले के ऊपर। लेकिन इनकम्प्लीट क्या था? जैसे तुमने रेड रोज का क्रॉस कराया व्हाइट के साथ, तो ना ही रेड आगे आया ना ही रोज व्हाइट बना, बल्कि बन गया पिंक कलर। तो अगर कोई इंटरमीडिएट कैरेक्टर आ जाता था बेटा, तो उसको हम लोग बोलते थे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। याद आया? बोले हाँ सर बिल्कुल याद है। अब हाउ डू द क्रोमोजोमल मैपिंग कैसे की जाती है ना। देखो, क्रोमोजोमल मैपिंग के लिए हम लोगों ने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ा था कि क्रोमोजोम नंबर्स को आइसोलेट करना है। तो किसी भी क्रोमोजोम को पकड़ो, उस पर नंबर ऑफ जीन्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए उसको आइसोलेट करना पड़ेगा, फिर हर एक जीन की नंबरिंग करनी पड़ेगी, तब जा कर के उसकी मैपिंग तैयार की जाती है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर लिख देना था, काम हो जाता। अच्छा, मुझे बताइए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, सीधी सी बात है, कल हमने सब्जेक्टिव में ये कराया भी था, है ना। सीधा क्वेश्चन कल हमने करा दिया था और आप कर लेंगे, हमें अभी पता है। ट्रांसक्रिप्शन को प्रॉपरली एक्सप्लेन करना था, तो बस वही हमें स्ट्रक्चरल जीन और प्रमोटर जीन, है ना, प्रमोटर और टर्मिनेटर वाली वो साइट बना करके, यानी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को बना करके इसमें दिखाना था कैसे इनिशिएशन होता है, फिर इलॉन्गेशन कैसे होता है और फिर टर्मिनेशन कैसे होता है। बस 3 स्टेप में इसको एक्सप्लेन कर देना था, कुछ यहाँ पर करना थोड़ी ना था, है ना। बाकी लास्ट क्वेश्चन तुमसे फिनोटाइप और जीनोटाइप को कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, और जैसे अभी मान लीजिए हमने कैपिटल टी और स्मॉल टी का क्रॉस कराया था, तो वहाँ पर हमें देखने को क्या मिल रहा है? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे देखो जीनोटाइप क्या कह रहा है, जो जीन के लेवल पर है ना, जो जीन के लेवल पर कह रहा है कि कैपिटल टी तुम्हें दिख रहा है, कैपिटल टी भी और स्मॉल टी भी, यानी कि ये 1 दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है और ये 1 दिख रहा है। यहाँ से तो यही नजर आ रहा है ना। तो जीनोटाइप मतलब जो जीन लेवल पर जो जीन तुम्हें दिख रहा है वही है जीनोटाइप, सीधो बस। और जो फिनोटाइप होता है वो इन्वायरमेंट और जीनोटाइप दोनों का मिश्रण होता है, यानी कि जो बाह्य कैरेक्टर है ना, जो बाहरी कैरेक्टर तुम्हें दिखेगा। तो बाहरी क्या दिखेगा? कुछ पौधे टॉल मिलेंगे और कुछ पौधे ड्वार्फ मिलेंगे। अब 3 तो तुम्हें टॉल मिले और 1 ड्वार्फ मिले, फर्क नहीं पड़ता किसकी वजह से टॉल है, कैपिटल टी की वजह से या कैपिटल टी स्मॉल टी की वजह से। यही क्रॉस करके तुम दिखा देते, जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों का एक्सप्लेनेशन भी कर देते। समझ गया? तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये पेपर कितने का था, है ना,
पेपर हम लोगों ने देखा है और मैक्सिमम मार्क कितना ले रखा है भाई, 50। तो इसमें हमें लगता किसी को भी 49 नंबर भी पाना चाहिए। एक आध दो अगर चलो मान लो गलती भी कर दी तो आपका नंबर 45 से 50 के बीच में होना चाहिए। इतना इजी सा क्वेश्चन था, सब कुछ पढ़ा हुआ है, सब तुम्हारे क्लास का हुआ है, ठीक है ना। चलो, तो ये एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन था। मुझे लगता है इससे आपका सबका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, है ना। पढ़ाई करते रहो, हर मंथ ये पेपर हो रहे हैं, ये आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए हो रहा है ना। तो पेपर जरूर दिया करो, सीरियसली दिया करो। और यहाँ पर हर पेपर के पहले एक दिन पहले तैयारी कराई जाती है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन भी किया जाता है। तो इसके लिए आप लोग चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर भी कर लें, और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहे, इसके लिए लगातार पूरी टीम आपके लिए काम करिए, ठीक है ना। मिलते हैं और प्यारे से इसी सेशन में किसी तरीके से। तो तब तक अपना ख्याल रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।